ऐसा डीआई सेट है जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। वो चीजें जो किसी भी डीआई और दूसरे कैलकुलेशन में काम आएंगी, वो सारी चीजें आप यहां सीखेंगे। इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले देखिए, द एनुअल इनकम ऑफ 6 पर्सन्स ओवर द इयर्स इन lakhs रुपीस। ये 6 डिफरेंट इयर्स हैं और ये 6 डिफरेंट स्टूडेंट पर्सन्स हैं। इनके इनकम लिखे हुए हैं 1.44 लाख, 1.50 लाख, 1.56 लाख ऐसे। सबसे पहले तो आपको लगता होगा ये क्या लिखा हुआ है 1.44, समझ में नहीं आता, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लैक्स में है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, हटा दीजिए डेसिमल, 1000 हो जाएगा। अब हमें दिखाई देता है 144,000, 150,000, 156,000, 162,000। अब डेटा 1000 में दिखाई देते हैं, कहीं भी डेसिमल नहीं है। मैं चाहूं तो ऐसे मिटा दूं, लेकिन आप स्क्रीन पर मिटा तो सकते नहीं, इसलिए मन में सोचते हैं कि हाँ चलिए हमने मिटा दिया, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट है, इन द ईयर 2002 हु अमंग द गिवन पीपल got the highest increase in percentage in their annual salary from the previous year? बहुत बढ़िया सवाल है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, समय लगेगा। 2002 में पिछले वर्ष की तुलना में जो चेंजेस हुए, इंक्रीज हुए, वो मैक्सिमम इंक्रीज किसके हुए? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हरीश है, इंदिरा ऐसे करके। सबसे पहले मैं कहता हूं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि 144 से अगर 150 हुआ तो 6 इंक्रीज हुआ। 156 से यदि 145 से यदि 156 हुआ तो 11 इंक्रीज हुआ। 200 से अगर 212 हुआ तो 12 इंक्रीज हुआ। 168 से अगर 174 हुआ तो 6 इंक्रीज हुआ। 180 से 192 हुआ तो 12 इंक्रीज हुआ और 250 से 261 हुआ तो 11 इंक्रीज हुआ। अब हम लोग क्या क्या करते हैं, इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है। ये बेसिस है, ये वैल्यूज हैं। मैं बोलता हूं, सुनिए तो। वैल्यू का जहां तक सवाल है, ये नहीं होगा इसको काट देते हैं, ये नहीं होगा इसको भी काट देते हैं, क्योंकि बहुत कम है, 6 है। होने का चांस बनता है 11, 12, 12, 11 ऐसे करके। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि 12 और 12 में अगर हम बात करें तो इन दोनों में, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो जिसका बेस छोटा उसका परसेंट बड़ा, तो इन दोनों में इसको काट देते हैं, ये नहीं होगा। वही बात इन दोनों में बात करते हैं, तो दोनों का भी वैल्यू सेम है, बेसिस, तो जिसका बेस छोटा उसका परसेंट बड़ा, तो ये भी नहीं होगा। अब ले देकर के मामला कहां अटका, इसमें और इसमें, यानी कि ललिता में और इंदिरा में। जल्दी बोलिए, या तो आंसर इंदिरा होना है या फिर ललिता होना है। अब आप सुनिए, ये वाला 11 है और ये 145 है। 145 से 180, इन दोनों में तुलना करना है। तो आप जरा देखिए कि 1 जो है इसमें 11 से 12 होने पर कितना बढ़ा, तो 1 बढ़ा। 1 इसका कितना है, करीब करीब 10% है, तो हम +1 अगर करेंगे तो यहां भी 10% प्लस 14.5 करना पड़ेगा। अप्रॉक्स 15 मान लीजिए, तो ये क्या हुआ, 160 हुआ।
और ये 12 होगा। और ये वैल्यू क्या है, ये वाला, ये 12/180 है। जल्दी बोलिए। अब दोनों का वैल्यू सेम है, जिसका बेस छोटा उसका परसेंट बड़ा 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 बड़ा, यानी इसका आंसर हुआ सेकंड वाला, इंदिरा। अब जो काम मैंने किया वो समझाने के लिए किया। अब मैं बताता हूं कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये कैलकुलेशन मन में करना संभव था। हम लोग वैल्यू और बेस को देखते हुए 11 वाला देखते, बिना वहां लिखे हुए बात करते। ये 212 बहुत बड़ा है, नहीं होगा। 145 से इसको भी छांट दिया, ये भी छांट दिया, ये 12 है, ये बचा, ये भी छांट दिया, 250 बड़ा है। और इन दोनों में तुरंत देख लेते कि ये तो 11, 12, 1 का ही डिफरेंस है, इसलिए जिसका बेस छोटा उसका परसेंट बड़ा। फिनिश्ड। ये पूरा कैलकुलेशन मन में करना संभव था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। इसके बाद ये बहुत जबरदस्त है, इसको आप बार बार देखिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये पूरा DI सेट ही शानदार है। What is the approximate percent increase in the annual income of Kiran in the year 2004 from that of the previous year? ये तो बहुत आसान है। किरण का वैल्यू लेना है, किरण का वैल्यू लेना है। 2004 में पिछले वर्ष की तुलना में 192 में 8 बढ़ा। हम लोग बोलते हैं 192 में 8 बढ़ा, तो करीब करीब 200 में 8 बढ़ा, तो 100 में क्या 4 ना बढ़ा? क्या ये अप्रॉक्स 4% नहीं है? तो इस सवाल में कुछ नहीं था, इसमें कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं थी, ये आसानी से आपने भी बनाया होगा। ओके। इसके बाद अगला सवाल थर्ड नंबर। हाँ, What is the approximate average annual income of Harish over the given years? सीखने का है, मैं बताता हूं, ये बताता हूं। हरीश का एवरेज एनुअल इनकम लेना है। हरीश, मैं क्या करता हूं सुनिए, बिना लिखे हो जाएगा लेकिन मैं समझाना चाहता हूं। 144, 150, 156, 162, 168 और 173, इसका एवरेज लेना है। मेरा मन करता है कि 6 लेके इसको दे दूं इधर से, तो ये भी 150, ये भी 150, ये भी 150 हो जाएगी। इससे 12 ले लूं तो ये 150, और इससे 18 ले लूं तो ये भी 150, तो ये 30 हो गया ना। और इससे 23 ले लूं तो ये 23 हो गया। बस इस 30 प्लस 23 यानी कि 53 को लगभग 54 मानते हुए 6 में डिवाइड कर दूं। 6 9 54, 9 से थोड़ा कम यानी 159 से थोड़ा कम 1000 यानी 1.59 lakhs। 1.59 से थोड़ा कम, 1.59 से थोड़ा कम, 1.59 से थोड़ा कम। जल्दी बोलिए, ऐसे ऐसे लैक्स से थोड़ा कम होगा कि नहीं? ऐसे ही बनाना है। ये कैलकुलेशन मन में होता है, मैं करके दिखाना चाहता हूं। न्यू स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। व्हाट इज एवरेज? एक बेस मान के उससे प्लस माइनस कर देते हैं, कितना ज्यादा है कम। नेक्स्ट, जो है 4th नंबर, बहुत शानदार है। The average annual income earned by Indira over the given years is approximately what percent of the average income earned by Jasmeet over the given years? अगर आपने सही ढंग से कैलकुलेशन नहीं किया तो ये अकेला क्वेश्चन पूरा एग्जाम बर्बाद कर देगा। 2 बार एवरेज फिर परसेंटेज, खत्म ही हो जाएगा।
ये पूरा कैलकुलेशन मन में करना संभव है। टेबल तो सामने है, रिजल्ट लिखेंगे, लेकिन मुझे समझाना है कि हुआ कैसे। तो सुनिए, इंदिरा, देखिए हुआ कैसे। इंदिरा, आपको 2 बार समझने का मौका मिल रहा है। इंदिरा है और इधर कौन है? जसमीत। वैल्यू लिखना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। या वैल्यू तो वहां लिखा हुआ है, जितना जरूरी है उतना लिखता हूं, ठीक है। तो इंदिरा के पास जाइए, इनका एवरेज लेना है। तो मेरा मन करता है, नहीं बिना लिखे नहीं होगा, आपको समझ में नहीं है। मैं यहां से ले लूंगा तो फिर आपको लगेगा मैंने कितना लिया। 156, 164, 170, 184 एंड 195, यही है ना। देखिए 195। और इंदिरा के बाद जसमीत है, दूसरा वाला जसमीत। जसमीत का भी देख लीजिए, 200, 212, 225, 230, 233 एंड 240। देखिए कैसे निकालता हूं। सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है कि मैं 160 मान लेता हूं, इससे 4 इसको दे देता हूं, तो ये भी 160, ये भी 160। इसके बाद मेरा मन करता है कि यहां भी 160 बना देता हूं। इससे कितना निकला? 35। 35 में 15 इसे दे देता हूं, तो हाथ में 20 बचा। 10 इससे ले लेता हूं तो 30 बचा, और इसको भी 160 कर देता हूं तो 24 हुआ, 54 हुआ। और इस 54 को जब 6 में बांटता हूं तो 9 होता है। तो एवरेज 169 हुआ कि नहीं? एवरेज वगैरह तो अप्रोक्सीमेटली कहा था, और हम अप्रोक्सीमेटली करके 170 कर सकते थे, लेकिन आसानी से एग्जैक्ट वैल्यू निकल जा रहा है तो क्या करें? दिस इज एवरेज। और जसमीत, पहले तो मुझे दिखता है कि 200 को तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। 200 आप तो रखे रहिए, तो रखे रहिए, तो रखे रहिए, तो रखे रहिए, तो 200 को मुझे देखना नहीं है। और 40 में क्या करता हूं? 20 इसे दे देता हूं, 20 इसे दे देता हूं, ठीक है। सिर्फ इसे देखता हूं, इसे। फिर कहता हूं ये 33 वाले देखिए, इसका 3 उठाता हूं, इसका 5 उठाता हूं, और 8 इसको दे देता हूं, तो ये भी 20 हो गया। 3 और 5 उठा के दे देता हूं तो ये भी 20 हो गया। 20 मान लेता हूं बाकी में, और ये तो 20 बचा ही। सिर्फ 20 होने पर 10 20 बचा आपके पास, यानी ये भी 20 हो चुका, ये भी 20 हो चुका, ये भी 20 हो चुका, और आपके पास ओनली 20 है, एक्स्ट्रा बचा। तो 220 तो एवरेज हुआ ही हुआ, और 20 को डिवाइड कर दीजिए 6 में तो करीब 3 मान लीजिए, यानी कि 220 तो एवरेज है, प्लस इस 20 को 6 में डिवाइड कर दीजिए तो करीब 3 लीजिए ना, चलेगा। 223 इसका एवरेज आया। 223 का 169 कितना परसेंट है निकालना है? नहीं निकालूंगा, ये कितना कम है का परसेंट निकाल देता हूं। 31 and 3, 34, 54. 54 is how much percent of 223? मैं कहता हूं कि 20% होने से कितना होगा, जरा बताइए। 20% होने से 1/4 ले लूं, जैसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए 20% लूं, अगर 20%, तो 20% हुआ 22 दूना 44, और उसका हाफ हुआ 11 55। बस बस बस, ये क्या हुआ? 55, थोड़ा कम, मतलब ये 25% से थोड़ा कम। 224 होने से क्या होता? 56 होता। 225 से थोड़ा कम को थोड़ा बढ़िया से समझने के लिए 24.89 वगैरह समझ लीजिए। तो इसका परसेंटेज क्या होगा? 100 माइनस, यानी 75.2, लाइक दैट, इतना परसेंट। अब इसके आस 75 पॉइंट कुछ कहना चाहता हूं, आप जरा देखिए 75.5, इसके आसपास कोई नहीं है।
75 से थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा समझ रहे, 75-76 के बीच में हमारा आंसर है कोई नहीं है, बहुत दूर है। मैंने बहुत दूर तक एक्यूरेसी को मेंटेन किया, जरूरत नहीं है। आप रफली बोलते 25%, 75 इज द आंसर, 1/4। पर ऐसे इतना रफ मुझसे हुआ नहीं आता। 1/4, 25%, दैट मीन्स 75% आंसर। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लास्ट जो क्वेश्चन है, what is the ratio of the annual income of Indira to that of Manish in the year 2005? इसमें there is nothing. 2005 में इंदिरा और मनीष, इंदिरा 184 और मनीष 280। 5 नंबर का क्वेश्चन, कुछ नहीं है, 184 एंड 280। 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, आसानी से होता है। और फिर 23:35, फर्स्ट इज द आंसर, ए इज द आंसर। ठीक है, वेलकम। डेटा इंटरप्रिटेशन, इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। डेटा इंटरप्रिटेशन में आज इस वर्ष जनवरी के लास्ट में इंडियन बैंक के पीयू का एग्जाम हुआ था, मेमोरी बेस्ट, उसका ये डीआई सेट है। बहुत सुंदर डीआई है। जैसा कि मैं बार बार कहता आया हूं कि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो डेटा होते हैं वो एक दूसरे के लिए बने होते हैं। इस डीआई का एक विशेष महत्व है। हर डीआई, हर क्वेश्चन कुछ न कुछ टेस्ट करने के लिए होता है। फ्रैक्शनल मेथड, कैलकुलेशन का वो फ्रैक्शनल मेथड जो स्पेशली टाइम एंड वर्क चैप्टर में यूज होता है और जिसे बार बार हम लोग यूज करते रहते हैं दूसरे चैप्टर में, उसका जबरदस्त इस्तेमाल है। आज मैं चाहूंगा कि उस फ्रैक्शनल मेथड को ठीक से समझा दिया जाए ताकि पहली बार भी जो देख रहे हों उन्हें भी दूसरे चैप्टर में भी इस मेथड को यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये फ्रैक्शनल मेथड को ठहर करके, क्वेश्चन में रुक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम लोग एक तरफ इक्विवेलेंट मेथड यूज करते हैं, बहुत सुंदर है, वो तो मेरा हथियार है सॉल्व करने का, लेकिन कभी कभी स्पेशली फ्रैक्शनल मेथड का इस्तेमाल होता है और वो करना सुविधाजनक होता है, तो वो आप देखेंगे। उसके लिए ये डीआई सेट जाना जाएगा। डायरेक्शंस, स्टडी द टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 5 states P, Q, R, S and T on the basis of poverty line and sex। ये 5 डिफरेंट स्टेट्स हैं। परसेंटेज पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन दिया हुआ है और ये पूरा का पूरा जो डाटा है वो मिलियन में है। ये कहीं नोट में था तो सुन लीजिए, समझ लीजिए कि ये नोट में है लिखा हुआ, जो यहां मिस हुआ है तो वो मिलियन में है। ये पॉपुलेशन मिलियन में है। ठीक है, हम लोग ठीक है, मिलियन में है, पूरा का पूरा डाटा मिलियन में है। अब आप देखिए यहां तो खैर जो कुछ भी दिया हुआ है वो परसेंटेज और रेशियो है, इसलिए इसमें मिलियन का इस्तेमाल होगा नहीं, दूसरे जगह होगा। तो स्टेट्स, ये 5 डिफरेंट स्टेट्स हैं। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्टेट पी से 35%, पी में 35% लोग, पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है, यानी रेस्ट 65% अबव पॉवर्टी लाइन है। यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन दे देने का मतलब हुआ कि अबव द पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन भी एक तरह से दिया हुआ है उसका परसेंटेज। इसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल 2 पार्ट्स में बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड अबव द पॉवर्टी लाइन, ये है। यानी बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है उसमें मेल एंड फीमेल का रेशियो यहां दिया हुआ है
और अबव द पॉवर्टी लाइन है उसमें भी मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। यानी कि यहां और कोई एक्चुअल डाटा नहीं दिया है। अगर सिर्फ इसके आधार पर बात करें तो किसी भी स्थिति में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी का भी मेल फीमेल ईटीसी अबव बिलो पॉपुलेशन नहीं निकलेगा यहां, लेकिन क्वेश्चन में डाटा देने पर जरूर निकलेगा। और यही इस डीआई सेट की खूबसूरती है। मान लीजिए कि पॉपुलेशन पी में कुछ दे कि इतना मिलियन पॉपुलेशन था, बता दे, तो हम लोग उसका 35% अगर निकाल लें तो मालूम हो जाएगा कि गरीबी रेखा से नीचे बिलो द पॉवर्टी लाइन कितना बड़ा भाग पॉपुलेशन का था। और जब वो मालूम हो जाएगा, भले न निकालें, मालूम हो जाएगा तो बिलो द पॉवर्टी लाइन 5:6 के रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे तो मेल और फीमेल का एक्चुअल नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा उसका 65% निकाल लेंगे तो अबव द पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन मिल जाएगा और उसमें मेल और फीमेल कितने थे तो 6:7 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने पर मेल और फीमेल का नंबर भी निकल जाएगा। तो ये समझे। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और फिर बात करते हैं। इफ द मेल पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट आर is 1.9 million दिया यहां पर, अब निकलेगा। Then what is the total population of state R? कहां से हमें आना है, आइए तो मैं यहां लिखता नहीं हूं, हाँ, जो जरूरी है वही लिखूंगा। मेल पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन, तो सबसे पहले क्या आर, तो स्टेट आर में बिलो द पॉवर्टी लाइन 24% है, तो अबव हुआ 76%। ओके, और 76% जो अबव हुआ उसमें अबव के लिए ये, बिलो के लिए ये, मेल और फीमेल का रेशियो 2:3 है। और यहीं पर दिया हुआ है कि ये जो मेल पॉपुलेशन है वो 1.9 मिलियन है। यानी फ्रैक्शनल मेथड ऐसे करेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जो कि निकालना है, ये जो निकालना है कि पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितना है, यानी ये जो निकालना है हमें कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आर अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, तो जो भी पॉपुलेशन दिया है 1.9 मिलियन, इसे आप लिखिए, क्योंकि पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करने पर ही पॉपुलेशन बनेगा, तो पॉपुलेशन एक्चुअल जरूर दिया हुआ होना चाहिए, तो वो हमने लिख दिया। अब ये क्या है, तो ये है मेल पॉपुलेशन आर का। अब यहां आइए, मेल 2 है तो फीमेल 3 है, तो टोटल 5 है। फ्रैक्शनल मेथड क्या कहता है, सुनिए, एक वो वैल्यू होना चाहिए जो यहां दिया है, दूसरा वो वैल्यू होना चाहिए जो हमें निकालना है। हम लोग देख रहे हैं मेल 2 है अगर, तो फीमेल 3 है, तो टोटल 5 है। डिफरेंस भी बोलेंगे तो 1 है, हाँ? तो इसमें हमको चाहिए क्या, तो मेल पॉपुलेशन दिया हुआ है ना, तो एक 2 चाहिए, और टोटल पॉपुलेशन यहां पर चाहिए ना 5, तो एक 5 है। एक 2 को पकड़ के लाइए, 5 को पकड़ के लाइए और उसका रेशियो लीजिए। रेशियो दो ही तरीके से पॉसिबल है, 2/5 या 5/2, और कोई वे नहीं है। इसी दोनों में किसी से मल्टीप्लाई करना है। दोनों का नेचर क्या है, 2/5, 1 से कम है ना, लेस है ना, इससे जिसको मल्टीप्लाई कीजिएगा वो घट जाएगा ना, लेस हो जाएगा ना जी। और 5/2 ये मोर देन 1 है, इससे जिसको मल्टीप्लाई कीजिएगा वो बढ़ जाएगा ना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ में ना आ रहा हो, सुनिए, मैं एक और इजी लेकर के बोलता हूं, उसको मैं रोकता हूं। जैसे मान लीजिए 1/2 2/1 ऐसा होता, तो आप नेचर देखिए, तो 1/2 1 से कम है, 600 को जरा 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो लेस हो गया कि नहीं, 300 हो गया कि नहीं, यही मैं कहना चाहता हूं। और 2/1 1 से बड़ा है ना, जिसको मल्टीप्लाई कीजिएगा वो इंक्रीज कर जाएगा। 600 को 2/1 से कीजिए तो 1200 हो जाएगा नहीं। हर फ्रैक्शन के लिए बात सही है, या तो लेस देन 1 होगा या मोर देन 1 होगा, एक्सेप्ट 1 के जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही समान होते हैं, 5/5 6/6, ऐसा केस को छोड़ के 4/5 हो और 6/5 हो, एक लेस देन हो एक मोर देन हो। ये बात समझ में आ गई। लेस देन 1 वाले से मल्टीप्लाई कीजिएगा, रिड्यूस करेगा, मोर देन 1 एक से ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसको इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। ये नेचर समझ गए। तो हमारे पास क्या था, एक मेल पॉपुलेशन ये दिया था, तो वो 2 टोटल माने 5 पकड़ के लाइए, 2/5 या 5/2।
और इसमें से कौन सा लेंगे? तो सुनिए, मेल पॉपुलेशन यहां पर दिया हुआ है, 2 का मतलब दिया हुआ है 5 ज्यादा हो या कम? 2 जितना भी हो, 5 ज्यादा हो या कम? ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो 5/2, ज्यादा होगा तो 5/2, कम होता तो 2/5। अच्छा, क्या निकला? टोटल। टोटल माने यहां पर टोटल, यहां पर टोटल माने अबव पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है वो निकला। लेकिन अबव पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का, उस स्टेट का, उसका तो 76% है ना। तो फिर एक रेशियो आया, टोटल 100 और ये 76, दोनों को पकड़ के लाइए, या तो 76/100 या 100/76। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू निकला ये 76 है, ये 100 है, पूरा स्टेट का पॉपुलेशन आर का 100 है, तो अबव पॉवर्टी लाइन 76 है, और अबव पॉवर्टी लाइन तो क्या है हम लोग लिख चुके हैं, दैट इज 76। व्हाट इज 100? ज्यादा होगा ना, ज्यादा का मतलब 100/76। देखिए डाटा जो है कैसे एक दूसरे के लिए बना होता है। सुविधाजनक बनाने के लिए बोले ये 0 हटा दीजिए, 19 से इसको कैंसिल कीजिए 4 टाइम्स, देखिए, और आगे कैंसिल करने की क्या जरूरत है, इसको कैंसिल मत कीजिए। आप बोलेगा 2 से कैंसिल करेगा, नो 2 से नहीं करेंगे। ये 50/8 है ना, आपको लगेगा 2 से क्यों नहीं काट रहे? नहीं काट रहे ना, मन नहीं कर रहा काटने का। क्यों? अरे काटना तो छोड़ दीजिए, मुझे तो मन कर रहा है कि 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 100 हो जाए और ये 16 हो जाए, और 100 का 16th पार्ट 1/16 हमें मालूम नहीं है क्या 6.25% होता है, तो 6.25 होगा, तो हमें पता है तो यूज करेंगे ना। समझ में आया? तो 6.25 मिलियन, दिस इज द पॉपुलेशन। दिक्कत है क्या? दिक्कत है तो ठीक ऐसे कीजिए, आइए फिर से करते हैं। देखिए, अगर आप पढ़ते हैं तो ये बेस्ट वे है, लेकिन मान लीजिए कि ऐसे नहीं करते, मन करता है इसको कैंसिल कर देने का, क्योंकि अधिकतर लोगों को मन करेगा कैंसिल कर देने का, तो 25/4 है, तो ठीक है डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे मालूम है? एक तो कि 4 से डिवाइड कर देंगे, और दूसरा 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से करने से 625 होता है, 100 होता है, 6.25 होता है, ऐसे करेंगे। नहीं, ये भी हमको मन नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी मत कीजिए, छोड़िए, जो मन होगा वो ना करेंगे। 25 को 4 से डिवाइड कीजिए, 24 लीजिए ना तो 6 नहीं होगा क्या, और 1 लेंगे तो क्या 54 नहीं होगा क्या, 2.25। इनमें से किसी तरीके से आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे यदि आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो। ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की चलते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फीमेल्स above the poverty line in the state S if it is known that the population of state S is 7 million? S में पॉपुलेशन दे दिया गया 7 मिलियन हो गया। अब ये बिलो पॉवर्टी लाइन 19% है, और हमसे क्या कहा जा रहा है? अबव पॉवर्टी लाइन। तो अबव पॉवर्टी लाइन भी पता चल जाएगा 81%, ये 19% है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अबव मालूम हो गया 81%, और उसमें से फीमेल का बताना है, तो फीमेल क्या होगा? 3 और 4 तो है रेशियो, तो 3/7 होगा कि नहीं। लेकिन अलग अलग सॉल्व नहीं कीजिए, क्योंकि डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए पॉपुलेशन स्टेट का एस का पॉपुलेशन क्या दिया? 7 मिलियन। सॉल्व मत कीजिए, इसको सिर्फ लिखिए, समझ में आ जाएगा। अगर ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम होने का सवाल नहीं है। 7 मिलियन। अब अबव पॉवर्टी लाइन क्या होगा? 81%। देखिए सब एक दूसरे के लिए बना होगा, और इसमें से फीमेल कितने होंगे? 3/7। आप थोड़ा देखिए कैसे बना हुआ है, देखिए कैसे बना हुआ है आंसर बताइए। डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं अगर वो एग्जाम के क्वेश्चन हैं तो। 2.43 मिलियन।
मेरे ख्याल से ये सब हमको समझ में आ गया होगा। फीमेल 3 है, मेल 4 है, तो टोटल 7 है ना। तो 3/7 या 7/3 तो आप जानते हैं कि पूरा पॉपुलेशन मालूम है, तो फीमेल यानी 3, 7 मालूम है तो 3 कम होगा ना, तो 3/7। ठीक है, ये समझ गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन आइए, व्हाट विल बी द मेल पॉपुलेशन above poverty line for state P if the female population below poverty line for state P is 2.1 million। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टेस्ट हो जाता है कि फ्रैक्शनल मेथड से लेके परसेंटेज से लेकर के दरअसल मैथमेटिकल स्किल आपके अंदर है कि नहीं। इसमें सब कुछ यूज हो जाता है, नहीं तो आप XYZ मानते रहिए। अगर आप समझ रहे हैं और मेरे वीडियो एपिसोड्स को शुरू से देखते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत होने का सवाल नहीं है। आइए मैं बताता हूं। व्हाट विल बी द मेल पॉपुलेशन अबव पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट पी। पी के पास आइए। अबव पॉवर्टी लाइन में मेल पॉपुलेशन हमें चाहिए। अबव पॉवर्टी लाइन में मेल पॉपुलेशन 6 का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये हमें चाहिए, यहां तक हमें आना है। यहां आने के लिए पहले हमें अबव पॉवर्टी लाइन आना पड़ेगा, फिर टोटल पॉपुलेशन में आना पड़ेगा, और फिर जो कहता है वहां जाना पड़ेगा। क्या कहता है? इफ द फीमेल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट पी इज 2.1 मिलियन। कितना सुंदर क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ देखिए तो 2.1 मिलियन। रुक जाइए, शुरू करते हैं यहां से। जाना हमें कहां है? यहां जाना है। और दिया हुआ कहां है? फीमेल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो ये वाला दिया हुआ है। हमें जाना है यहां, दिया हुआ है। यहां से हम यहां आएंगे और यहां से फिर वहां जाएंगे, और तुरंत होगा, समय नहीं लगेगा। देखिए तो सही। हाँ, तो फीमेल पॉपुलेशन दे दिया हुआ है 2.1 मिलियन। आइए, फीमेल पॉपुलेशन 6 है तो टोटल 11 है। टोटल ज्यादा होगा ना, तो 11/6। इसके बाद ये जो निकला फीमेल पॉपुलेशन से टोटल पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन कौन हुआ, किसका हुआ? तो बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन तो 35% है, तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगा? 100/35 होगा कि नहीं? बोलिए। जो पॉपुलेशन है वो 35% है, तो टोटल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो 35% है, जो निकला यहां तक। तो पूरा पॉपुलेशन 100% ज्यादा होगा ना, इसलिए 100/35। अब पॉपुलेशन तो मालूम हो गया पी का। अब पी का पॉपुलेशन मालूम हो गया, तो अबव पॉवर्टी लाइन क्या होगा? 65%। 65%। एकदम परेशान नहीं हुई, सब डाटा एक दूसरे के लिए बना हुआ है। देखिए तो सही। अबव पॉवर्टी लाइन मालूम हो गया। अब अबव पॉवर्टी लाइन 65% में मेल कितने हैं? 6/13। देखिए इंटू 6/13। मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए डाटा कैसे एक दूसरे के लिए बने होते हैं। देखिए कैसे बने होते हैं, कैसे बने होते हैं। 13 और ये 5 ले लीजिए, 65। यहां से 5 निकाल लीजिए, 65 कैंसिल, 100 कैंसिल, 7 से 0.3 और 11 से मल्टीप्लाई किया 0.3 को, तो 3.3 मिलियन। मुझे बताइए, ये एक टफ कैलकुलेशन था, लेकिन फ्रैक्शनल मेथड ने इसे एक जगह पर ला करके एकदम आसान बना दिया, और इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 3.3 मिलियन। नेक्स्ट, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट क्यू इज 2.4 मिलियन एंड दैट फॉर स्टेट टी इज 6 मिलियन, ओके, देन what is the ratio between the total population of state Q and T? Q and T, इन दोनों स्टेट के पॉपुलेशन का रेशियो निकालना है। तो पॉपुलेशन का रेशियो निकालना है, तो इसका पॉपुलेशन देखते हैं क्या होगा, इसका देखते हैं पॉपुलेशन क्या होगा। निकालने की जरूरत नहीं है, रेशियो लेना है। दैट शुड बी फैक्टराइज्ड, एक जगह पर सॉल्व करना है। और फ्रैक्शनल मेथड ये रामबाण है इसके लिए। आइए, क्यू में क्या दिया हुआ है? इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर क्यू, बिलो पॉवर्टी लाइन, देखिए पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो पॉवर्टी लाइन यानी 3, तो जो दिया हुआ है 6 मिलियन,
6 मिलियन को यहां लिखिए 6 मिलियन, और ये मेल है ना बिलो पॉवर्टी लाइन में, मेल है ना बिलो पॉवर्टी लाइन में, क्यू में मेल है ना, मतलब 3 मीन्स दिस, 3 + 5 8 मीन्स व्हाट, ज्यादा होगा, इसलिए 8/3। और ये जो भी है वो 25% है, तो पूरा जो पॉपुलेशन होगा ज्यादा होगा ना, 100/25। यही पॉपुलेशन है क्यू का। सॉल्व मत कीजिए अभी, बिल्कुल नहीं, डाटा एक दूसरे के लिए बने होंगे। कैसे आइए, फिर स्टेट टी में चलिए। 6 मिलियन कौन है? 6 मिलियन 2.4 मिलियन था, 2.4 मिलियन, ऊपर 2.4 मिलियन था, बिलो द पॉवर्टी लाइन, Q is 2.4 million, and that for state T is 6 million. 6 million state T का है। क्या? male population below poverty line. If the population of males below poverty line for state Q is this, and that for state T is this, यानी below poverty line में बात की जा रही है, यानी यहीं पर बात की जा रही है। तो T का देखिए 6 million है male, तो 5 है दिया हुआ 6, तो 5 + 3 8 क्या होगा? ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा ना, 8/5। और ये 15% है, तो टोटल ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा ना। डाटा कैसे एक दूसरे के लिए बने होते हैं देखिए। आप अलग अलग सॉल्व करते रह जाते, लेकिन आप देख रहे हैं 15 5 जा 25 3 जा 100 100 8 खत्म खत्म। इसे भी बोलिए नहीं समझ में आया तो डेसिमल हटा के 60 बोल दीजिए और काट दीजिए। 12 2 जा 12 5 जा 2/5 यानी 2:5। बोलिए ये कितना शानदार है फ्रैक्शन मेथड, कोई दूसरा मेथड इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है, और एग्जाम का पेपर है, इसलिए डाटा एक दूसरे के लिए बने होंगे। 2:5 दिस इज द आंसर। समझ गए ये? और फिर लास्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ a state T is 12 million, then what is the difference between the male and female population below the poverty line? मेल पॉपुलेशन निकालने की आवश्यकता नहीं है, फीमेल पॉपुलेशन निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको उनके बीच का डिफरेंस निकालना है, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस तो कहां से शुरू होगा? 12 मिलियन, 12 मिलियन देखिए 12 मिलियन पहले लिख दीजिए जो पॉपुलेशन है। ये क्या है? पॉपुलेशन है, किस स्टेट का? टी का, ठीक है। बात क्या की जा रही है? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल? ठीक है, पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए यहां आना होगा। तो मेल और फीमेल का डिफरेंस क्या है? पहले बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन क्या है? 15%, 15/100 रहने दीजिए, निकाल सकते, जरूरत क्या, ऐसे रहने दीजिए। और उसमें डिफरेंस क्या है? 2 5 है मेल, 3 है फीमेल, डिफरेंस है 2, सम है 8, सम दिया है, डिफरेंस निकालना है। 8 इज गिवन, 2 इज टू बी डिटरमिन्ड, 2/8 और 8/2। 8 मीन्स गिवन, 2 मीन्स व्हाट, 8 इसे कहेंगे तो 2 कम को कहेंगे, इसलिए यही फ्रैक्शनल मेथड है। देखिए कितना सुंदर है। आप बोलिएगा 12 × 2 24, 8 3 जा 24, मैं तो ऐसे बोलूंगा। आप बोलेंगे कैंसिल कीजिए, ठीक है कैंसिल कर दिया भाई, हो गया। यहां से 2 2s और यहां से 1 2 3 2s निकाल के 8 को उड़ा दिया, और ये कैंसिल करें? ना कैंसिल क्यों करेंगे? 45 है ना, 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल, फिनिश्ड। 0.45 मिलियन is the population difference between population of male and female below poverty line from state T। बोलिए इस पूरे DI सेट में आपको मजा आया कि नहीं? ये अलग तरह का DI था कि नहीं? फ्रैक्शनल मेथड पर आपका कमांड हुआ कि नहीं? ये आपके अगले एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल सिद्ध होगा। ऑल द बेस्ट।
वेलकम 100th DI के इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। यह एक मुकाम है, DI 1 से शुरू होकर के 100th नंबर तक पहुंचना। ये 100 DI का पूरा प्लेलिस्ट किसी भी एग्जाम में बैठने, अपीयर होने और उसे पास करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो 100th DI है, इसे मैंने 2017 में IBPS के द्वारा लिए जाने वाले जनरल बैंक PO, स्पेशलिस्ट, क्लर्क, RRB, इनके प्री एग्जाम को ध्यान में रख करके सेलेक्ट किया है। प्री एग्जाम में इस तरह का एक DI सेट अवश्य रहेगा। ये DI एक्सपेंडिचर, परसेंट प्रॉफिट, इनकम इससे संबंधित है। इस पर आधारित कई DI सेट्स आप बना चुके हैं और प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इसमें जितना भी बनाइए थोड़ा है। सीखने के लिए हमेशा आपके पास अवसर रहते हैं। इस DI में फिर से एक बार एंजॉय कीजिए और इस साल होने वाले एग्जाम में इस तरह का एक DI सेट जो आएगा उसे आप कम समय में सभी 5 क्वेश्चंस तुरंत बना लेंगे विथ 100% एक्यूरेसी। यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो आइए इसके पूरे कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। जिनका पहला एपिसोड होगा, जो पहली बार प्रिपरेशन शुरू कर रहे होंगे, उन्हें भी ये जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले इस ग्राफ को पढ़ देता हूं। द ग्राफ शोज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 2 कंपनीज ओवर द इयर्स। 2, 4 ये 6 डिफरेंट ईयर्स हैं, 2011 से लेकर के 2016 तक। और इसमें 2 कंपनी, सेल ब्लैक वाला जो है वो सेल है और रेड वाला जो है वो टिस्को है। इनके परसेंटेज प्रॉफिट का ये लाइन डायग्राम है। तो पहले तो डायग्राम का मतलब, जैसे 2011 की बात करें तो 2011 में ब्लैक यानी सेल जो है उसे 60% का प्रॉफिट हुआ, जबकि टिस्को जो है उसे 40% का प्रॉफिट हुआ। वैसे ही 2012 में सेल को 15% का प्रॉफिट हुआ, जबकि टिस्को को 30% का प्रॉफिट हुआ, एंड सो ऑन। तो आपको ग्राफ तो सिंपली समझ में आ रहा होगा। ये परसेंट प्रॉफिट, एक्सपेंडिचर, इनकम, इनके बीच क्या रिलेशन है? जो आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं उसमें जो कॉस्ट प्राइस होता है उसे ही हम एक्सपेंडिचर इन कंपनियों की भाषा में कहते हैं। कोई अंतर नहीं है। प्रॉफिट या लॉस पर सेल करते हैं तो जो सेलिंग प्राइस होता है उसे ही हम यहां इनकम कहते हैं। 100% सेम है। आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कॉस्ट प्राइस को ही 100% मान करके प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होता है। एक्सपेंडिचर को 100% मान करके ही यहां भी परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन होगा और इनकम निकलेगा। दैट मीन्स, थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे कि सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो निकालते हैं ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक उसी तरह से ये परसेंटेज कॉस्ट प्राइस के रूप में होता है। इसे इनकम कहते हैं, इसे एक्सपेंडिचर कहते हैं, प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। कोई अंतर नहीं है। इसे साफ समझ लें। 100% सेम है, सिर्फ नाम बदल गया। कॉस्ट प्राइस को, एक्सपेंडिचर को हम लोग 100% बोलते हैं। प्रॉफिट या लॉस के साथ जो इनकम आता है उसे ही हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, यानी इनकम बोलते हैं। ये समझ गए? अब यहां क्या है कि जैसे 2011 है, क्या हम लोग निकाल सकते हैं, क्या नहीं निकाल सकते? तो अगर हम सेल की बात करें तो एक रेशियो पर हमें सेल का सब कुछ मौजूद है, मालूम है। एक्सपेंडिचर 100%, प्रॉफिट 60%, इनकम 160%। और इसमें से कोई भी एक मालूम हो जाए तो इस कंपनी का, सेल का
इस ईयर का बाकी दोनों निकाला जा सकता है, लेकिन इसी सेल का सेकंड ईयर में क्या हुआ नहीं निकाल सकते। उस ईयर का अलग एक्सपेंडिचर होगा, अलग प्रॉफिट लॉस होगा, अलग इनकम होगा। जैसे मान लीजिए 2011 की बात करें तो सेल की बात करें तो एक्सपेंडिचर को बोलेंगे 100%, प्रॉफिट है 60%, और इनकम है 160%। इसमें से कोई भी एक मालूम हो जाए तो इस ईयर इस सेल कंपनी का बाकी दोनों निकाला जा सकता है। अगर कोई कह दे कि प्रॉफिट तो हुआ था 120 लाख रुपीस, तो ये क्या था, तो हम लोग देखेंगे क्या है, ट्वाइस, हर चीज दो गुना। ये समझ में आ गया। लेकिन इस ईयर का ही निकाल सकेंगे, इसी कंपनी का नेक्स्ट ईयर का कुछ भी नहीं निकाल सकेंगे जब तक कि क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन न दिया हुआ रहे। और दूसरी कंपनी का उसका भी एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट परसेंट और इनकम हमें उसी तरह से पता है, और उस कंपनी का भी, टिस्को का भी इस 3 में से कोई एक पता रहे तो उस ईयर हम लोग बाकी दोनों निकाल सकेंगे। लेकिन उस कंपनी का भी दूसरे ईयर में कुछ भी ना निकाल सकेंगे जब तक कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन न दिया रहे। और एक कंपनी का कुछ भी दिया रहे और दूसरी कंपनी का पूछे तो दूसरे ईयर क्या, उस ईयर भी नहीं निकाल सकेंगे। इस ईयर सेल का क्या हुआ, सेल से मतलब है, टिस्को से क्या मतलब है, ग्राफ तो कुछ नहीं कहता। सेल का अलग एक्सपेंडिचर होगा, अलग प्रॉफिट परसेंट होगा, टिस्को का अलग एक्सपेंडिचर होगा, अलग प्रॉफिट परसेंट होगा। सेल का प्रॉफिट दे दे तो हम टिस्को का प्रॉफिट नहीं निकाल सकते जब तक कि क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन न दिया रहे। इतनी बातें आपको समझनी है इस चैप्टर के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर विथ रेस्पेक्ट टू इनकम 80% फॉर सेल। सब कुछ कंसेप्ट में ही है। सुनिए, सेल जो है, सेल मतलब को ब्लैक वाले पर जो बार है उस पर ही बात करना है, ग्राफ जो लाइन है उसी पर बात करना है। तो कह रहा है कि किस ईयर जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर है वो इनकम का 80% है। थोड़ा सुनिए, एक्सपेंडिचर जो है इनकम का 80% है। इनकम यदि 100 हो तो एक्सपेंडिचर को 80 होना चाहिए। ऐसा किस ईयर है ये पूछा है। अब आपसे बोलते हैं, सुनिए, हम लोग तो एक्सपेंडिचर को 100% मान के बात करते हैं। अगर इनकम को 100 मान ले तो एक्सपेंडिचर को 80 होना चाहिए। यानी एक्सपेंडिचर अगर 80 हो तो इनकम को 100 होना चाहिए। यानी एक्सपेंडिचर से इनकम को 20 ज्यादा होना चाहिए। और 80 का कितना है, 25%। यानी 25% ज्यादा होना चाहिए। जितना परसेंट ज्यादा होता है इसी को तो परसेंट प्रॉफिट कहते हैं। और ये परसेंट प्रॉफिट 25 कब है, 2013, 2013 आंसर। नहीं समझे? एक्सपेंडिचर को यदि हम 80 माने तो इनकम 100 होता है, 20 मोर होता है। 80 का कितना है, 25%। यानी ये 100 हो तो ये 125% होता है। और हम लोग जानते हैं कि एक्सपेंडिचर को 100 मानने के बाद इनकम कुछ नहीं होता, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट होता है। आप जरा देखिए, 125 का मतलब हुआ, इनकम का मतलब ही हुआ कि वो कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, मोर है या लेस है एक्सपेंडिचर से। तो आप देख रहे हैं कि अगर एक्सपेंडिचर 100 है तो इनकम को 125% होना चाहिए। यानी 100% एक्सपेंडिचर प्लस 25% प्रॉफिट होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें कि सेल कंपनी को 25% का प्रॉफिट हुआ था? That means this means 2013 is the answer। मेरे ख्याल से सबों को समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ओके, अब इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, द इनकम ऑफ सेल in 2013 and the expenditure of Tisco in 2016 are the same. Find the ratio of the income of Tisco in 2016 to the expenditure of Cell in 2013. बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन को तो सीखना है, जानना है, समझना है। सुनिए, हम लोग जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं, यहां पर भी एक्सपेंडिचर ही कॉस्ट प्राइस है और इसीलिए उसे ही 100 मान के बात करेंगे। अगर आप इसको ढंग से बनाते हैं तो कितना सुंदर क्वेश्चन है। आइए देखिए, मैं कुछ चीजें लिखता हूं समझाने के लिए। इनकम, हम लोग अगर ये बोलें कि यहां पर इनकम है, ऐसे करता हूं, यहां पर इनकम है, ऊपर इनकम है, नीचे एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए हम लोग बात करें कि यहां पर सेल है और यहां पर टिस्को है, बात करें तो द इनकम ऑफ सेल इज इन 2013, तो इनकम तो यहां होगा, यहां पर ये वाला, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ टिस्को इन 2016 आर द सेम। ये दोनों सेम है। हम लोग जानते हैं कि हम एक्सपेंडिचर को मानना चाहते हैं। सेल के एक्सपेंडिचर को हम 100 मान लें अगर, तो सेल का प्रॉफिट परसेंट तो दिया हुआ है। ये कब की बात हो रही है? 2013 में जो इनकम था सेल का, 2013 में सेल को 25% का प्रॉफिट हुआ था। यानी अगर एक्सपेंडिचर 100 है, लेट मान लें अगर, तो ये 125 ना होगा। जल्दी बोलिए, 25% प्रॉफिट तो 125 ना होगा। ये 2013 में इनकम हुआ सेल का, और 2013 में सेल का जो इनकम है वो 2016 में टिस्को का एक्सपेंडिचर था। यानी कि ये दिया हुआ है कि ये 2013 में, 2016 में और ये 2013 में। समझ में आ गया? अब सुनिए, टिस्को का एक्सपेंडिचर अगर 125 था, इसके बराबर था, तो हम इनकम तो तुरंत बता सकते हैं। 2016 में टिस्को का इनकम क्या होगा? रेड वाला 16 में इनकम है 70%, तो आप इसका 70% निकाल के ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा इनकम। ठीक है, निकालेंगे या नहीं निकालेंगे तो अलग मैटर है, लेकिन जहां तक क्वेश्चन का सवाल है उसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। बनेगा तो तुरंत, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टिस्को इन 2016। इसमें रेशियो पूछा है, इसमें, एंड टू द एक्सपेंडिचर ऑफ सेल इन 2013। इन दोनों में रेशियो पूछा है। रेशियो जब पूछा जाता है तो जो आइटम्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, उन्हें हम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं। ऐड या मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा नहीं बनाते। कहने का मतलब, अभी अगर 70% इसका निकाला जाए और ऐड करके लिख दिया जाए तो ये इनकम होगा। ये बात तो सही है, लेकिन आप जानते हैं 70% निकालने में भी दिक्कत होगी और ऐड करके लिखने के बाद जो नंबर बनेगा वो बेकार नंबर बनेगा। जरूरत क्या है? हमसे पूछा है टिस्को का ये इनकम, दैट इज 70% प्रॉफिट है, ये एक्सपेंडिचर है, तो 170% ऑफ 125 यही होगा ना, इस 200। बस यही तो पूछा है, बस यही तो पूछा है। क्लियर? यही पूछा है। हमें रेशियो निकालना है। क्या जरूरी है, इसे हम 100 क्यों न लिखें? सुनिए, हम लोग क्या करते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हम लोग दोनों ओर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी 8 से कर देते हैं, इधर भी 8 से कर देते हैं। आप बोलेगा ऐसा क्यों करते हैं? आंसर हो जाता है ना। 8 से क्यों करते हैं? 3 2s देते हैं, इंटू 2 यहां पर 3 5s हैं, 5 इंटू 5 हर 5 को एक 2 दे देने से ये 0 0 यानी 10 10 होके 1000 हो जाता है।
जानते हैं क्या हो गया? तो यही हम लोग काट देंगे, 1000 हो गया तो सब कट गया। 17:8 आंसर, 17:8 आंसर, 17:8 आंसर। नहीं समझे? 17:8 आंसर। लेकिन मान लीजिए अभी हम लोग क्या बनाए हैं, जरा देखने का प्रयास कीजिए। 170/100 है ना, ये हो गया इंटू 1000 इज टू 100 इंटू 8, यही है ना। अब जरा देखिए, ये जीरो, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो, 17:8। अगर आप ऐसे सॉल्व कीजिए तो एग्जाम में मजा ना आ जाए। 17:8 इज द आंसर। समझ में आया? 17:8 इज द आंसर। 17:8 इज द आंसर। 17:8 नहीं है। None of these is the answer. That is 17:8. This is the answer. बोलिए आपको मजा आया कि नहीं इस क्वेश्चन में? ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, पढ़ता हूं। If the difference between the expenditure of sale in 2011 and that in 2016 is rupees 20 lakh, then find the difference between the income of Tisco in 2011 and that in 2016. Data and adequate answer. अगर आप नेचर समझते हैं तो पढ़ते पढ़ते आंसर ना हो जाए, कुछ ना करना पड़े। क्यों करना ना पड़े? अभी तो हम लोग बात किए थे कि 1 ईयर में देने से क्या होगा। देखिए, if the difference between the expenditure of sale in 2011 and that in 16, 11 और 16 में मान लीजिए यहां x है, कुछ है, x है, तो हम लोग निकाल लेंगे सेल का 160% निकाल लेंगे ऑफ x। जरा सोचिए ना, अगर x यहां पर है तो 160% ऑफ x निकाल लेंगे इनकम। और 2016 में बात करेंगे तो वहां पर 20% है, तो निकाल लेंगे 120% ऑफ y। और इसका डिफरेंस दिया हुआ है 20 लाख। 2 अननोन्स, 1 इक्वेशन कांट बी डिटरमाइंड। अरे कुछ और बता दीजिए, दोनों के एक्सपेंडिचर का सम इतना है, डिफरेंस इतना है, प्रोडक्ट इतना, कुछ बताइए। ऐसा कुछ नहीं बताया गया, इसलिए कांट बी डिटरमाइंड। हम लोग नहीं निकाल सकते x और y का वैल्यू। एक बात है। और दूसरी बात है, then find the difference between the income of Tisco in 2011 and that in 2016. इसमें तो ऐसे भी सवाल नहीं उठता। बात हो रही है सेल की, अब पूछा जा रहा है टिस्को का, सवाल ही नहीं उठता। इस 20 लाख का वहां तो कोई लेना देना ही नहीं है, वहां तो सिर्फ परसेंटेज है। जब उसका हमें इनकम नहीं मालूम या एक्सपेंडिचर नहीं मालूम तो कहां से बताएंगे? तो डाटा एंड एडिक्वेट आंसर। ये 3 क्वेश्चन थे, थर्ड नंबर था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ सेल इन 2014 इज रुपीज 75 लाख, देन व्हाट विल बी इट्स इनकम इन 2014? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं, बिना पेन पेपर के भी बना सकते हैं। आइए देखता हूं। इन 2014, ओके, एक्सपेंडिचर इज 75 लाख, ओके, उसे ही 100% मान के तो बात करते हैं। तो एक्सपेंडिचर सेल का मतलब ब्लैक वाला, और प्रॉफिट कितना है? 80%। तो 75 है, उसका 80% निकाल के ऐड कर दीजिए, दैट इज इनकम। जल्दी बोलिए, अगर हम बात करें तो इनकम क्या होगा? अगर हम बात करें कि इनकम क्या होगा, तो इनकम 75 लाख होगा प्लस 80% ऑफ 75 लाख। जो आया आंसर। ऐसे नहीं निकालते हैं, पता है कैसे निकालते हैं? 80% प्रॉफिट हुआ ना, तो ओके, इनकम इज 180%। 180%, 200% तो डबल होता है, 75 का डबल 150, और 20% लेस। अरे 10% 7.5 होता है, 20% 15 लेस कीजिए, 135 आंसर। नहीं समझे? 75 जो है इसे हम 100% कहते हैं, तो 200% तो 150 हुआ ना, और 10% क्या है? 7.5। जरा देखिए तो, इसे 10% कहते हैं, तो 20% 15 बोलेंगे कि नहीं?
इस 20% को अगर हम लेस कर दें तो 135 हुआ कि नहीं? 180%, 100% वो खुद, 80% मतलब 200% डबल हुआ इनकम, उसमें से 20% हटा दिया तो 80% प्रॉफिट। दैट मीन्स व्हाट इज इनकम? इनकम क्या हुआ? 135 lakh। 135 lakh other than the given option, C is the answer। कितना हुआ? 135 lakh। जो आसान ऑप्शंस होते हैं, आसानी से निकलते हैं, उनमें नन ऑफ दीज आने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए ऐसे जगह पर अलॉट रहिए। समझ गया? ये किसके बारे में बात हो रही थी? ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूं। इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिमेन्स द सेम over the years for cell, black water cell, in which of the following years is the amount of expenditure the maximum for cell? नहीं समझे। सेल के लिए परसेंटेज प्रॉफिट का लाइन डायग्राम दिया है। परसेंटेज प्रॉफिट थोड़ा समझिए। किसी का एक्सपेंडिचर कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, प्रॉफिट अलग अलग है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 100 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, तो किसी को 10% प्रॉफिट हुआ, किसी को 20% प्रॉफिट हुआ। सोच लीजिए, तो 10% ही 100 होगा और 20% 100 होगा। इसका मतलब एक्सपेंडिचर बड़ा हुआ ना तो 10% 100 हुआ, और एक्सपेंडिचर छोटा हुआ ना तो 20% 100 हुआ। फिनिश्ड। अगर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट सेम है, पूछा है कि एक्सपेंडिचर मैक्सिमम होना चाहिए, तो प्रॉफिट रुपया में सेम है, तो परसेंटेज में जितना कम होगा उसका एक्सपेंडिचर 100% उतना ही ज्यादा होगा। थोड़ी देर के लिए समझिए, 100 रुपीज करके फायदा हो रहा है। मान लीजिए प्रॉफिट है, ऐसे करके प्रॉफिट है, थोड़ी देर के लिए बोलते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट 10% हो, मान लीजिए 20% हो, मान लीजिए 30% हो, या मान लीजिए 50% हो, तो आप जानते हैं जिसका 10% प्रॉफिट होगा उसका 100% क्या होगा? ज्यादा होगा ना, 1000। 20% 5 times 500, 50% 200। मुझे पहले ये बताइए कि प्रॉफिट परसेंट जिसका जितना कम होगा उसका एक्सपेंडिचर उतना ज्यादा होगा कि नहीं? तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कौन सा हुआ? जिसका प्रॉफिट परसेंट मिनिमम हुआ। दैट मीन्स 2012 आंसर। इसका 15% ही इक्वल है उस रुपए के, जिस रुपए के किसी का 60% इक्वल है, किसी का 25% इक्वल है। आया समझ में? इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर आएंगे। तो आप समझ गए कि एक्सपेंडिचर को मैक्सिमम होने के लिए फॉर द सेम प्रॉफिट सम percentage of profit should be the minimum. That means 2012 is the answer. A is the answer. बोलिए, ये इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, परसेंट, इससे संबंधित ये डीआई आपको समझ में आया है या नहीं? ऐसे डीआई का इस दृष्टि से खूब प्रैक्टिस कीजिए कि एक्यूरेसी रहे, कि जल्दी बने। ओके, ऑल द बेस्ट। वेलकम। डेटा इंटरप्रिटेशन, इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। ये स्पेशल डीआई है। 88 डीआई सेट्स किए जा चुके हैं, ये 89th है। डिफरेंट मेथड्स का मैंने एक्सप्लेनेशन किया है सारे डीआई सेट में, जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन एक कमी मुझे महसूस हो रही थी। स्टूडेंट्स जो कमेंट करते थे उसमें भी नजर आता था। मुझे एक ऐसे डीआई सेट की जरूरत थी जिनके द्वारा उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकूं, और आज वो डीआई सेट आपके सामने है। इस डीआई सेट को
मैंने मदर ऑफ ऑल डीआईज कहा है। जो बेसिक कंसेप्ट है जिसके कारण हम परसेंटेज की का कंपैरिजन कर सकते हैं, रेशियो का कंपैरिजन कर सकते हैं, ये सब कुछ देखने सीखने को मिलेगा। एसबीआई पीओ मेन एग्जाम के ख्याल से ये डीआई सेट है, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक बात है और इनके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है, जो कंसेप्ट है, उसको बताना दूसरी बात है। मैं दोनों काम एक साथ करूंगा। सारे ही स्टूडेंट, एसबीआई पीओ मेन से कोई मतलब नहीं है, सारे ही स्टूडेंट्स इस डीआई सेट को देखें। अगर ये डीआई सेट मुझे सबसे पहले मिलता तो ये मेरा डीआई 1 होता, क्योंकि जो बेसिक्स हैं बताने के लिए जो क्वेश्चन चाहिए था वो ये है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। एक तो कि इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे बनाएंगे ये बात, और दूसरी बात कि कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए। सबसे पहले आइए, नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड बाय द वर्ल्ड एंड इंडिया फॉर द गिवन ईयर्स इन lakh, in 3 different years। ये 3 different years हैं, 2014, 15, 16, और इनमें लाख में, यूनिट है लाख में, इन 3 वर्षों में जो प्रोफेशनल्स हैं जिनका यहां जिक्र है, 2, 4, 6 डिफरेंट टाइप्स के प्रोफेशनल्स, उनके प्रोफेशनल्स लाख में कितने कितने की जरूरत है। कहने का मतलब कि 2014 में पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर का जो डिमांड था वो 50 लाख था, जबकि इंडिया में डिमांड 4 लाख था। इस डाटा के मुताबिक ये होता है। लॉयर का डिमांड 2014 में 30 लाख था और भारत में 0.5 लाख था। ये लाख में है। 2015 में डॉक्टर का डिमांड 50 से इंक्रीज होके 60 लाख हो गया, 70 लाख हो गया, जबकि इंडिया में ये 10 लाख हो गया। इस तरह से इन 5 प्रोफेशनल, 6, 2, 4, 5 प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनके बारे में ये डाटा है और टोटल दिया हुआ है जैसे 150, और यहां पर जैसे 10 लाख में इन ये डिफरेंट प्रोफेशनल्स के का नंबर है वो दिया हुआ है इन लाख। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 2015 में इंडिया में टोटल 20 लाख प्रोफेशनल्स का डिमांड था, जिसमें ये 5 कैटेगरी के थे और इतने थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, फिर कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के संदर्भ में करते चलेंगे। फर्स्ट, फ्रॉम 2014 to 16, मतलब 14, 15, 16, फ्रॉम 2014 to 16, which 2 professions jointly, combinedly meet more than 60% of the total professionals required by both the world and India। नहीं समझे? क्वेश्चन कहता है कि किसी ईयर में 2014 में टोटल प्रोफेशनल्स कितने थे वर्ल्ड और इंडिया का मिला के, तो 160। उसमें डॉक्टर्स कितने थे, 50 + 4, 54। लॉयर्स कितने थे, 30.5। इंजीनियर्स कितने थे, 54। इनमें से किन 2 का सम, 2 का जो सम है वो टोटल का जो 60% होता है उससे ज्यादा था। मतलब वो रिक्वायरमेंट को पूरा करता था। पूरे डिमांड का 60% कौन से 2 प्रोफेशन पूरा करते थे। अब बनाने का अगर तरीका बोलिएगा, क्वेश्चन की बात कीजिएगा, तो 160 में 54 का परसेंटेज निकालिए। ठीक है, 160 में 30.5 का परसेंटेज निकालिए, ETC निकालिए, निकालते जाइए, और किन 2 का परसेंटेज जो है 60% या उससे ज्यादा है। ये क्वेश्चन है हमारा। अब बनाने का अप्रोच क्या होगा?
आप देखिए, जहां तक डाटा का सवाल है, किन दो का सम 60% से ज्यादा होगा, किन टू का। तो हम लोग देख रहे हैं इंडिया की तुलना में जो वर्ल्ड में है वो डाटा बहुत बड़ा है। हम क्यों न देख लें कि वर्ल्ड में किन दो का सम 60% से ज्यादा है, और बाद में फिर इंडिया वाला भी देख लेंगे अलग अलग। फिर सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा नंबर जिन प्रोफेशनल्स का है, जैसे वर्ल्ड में लेते हैं 2, 50 and 50, अगर ये दोनों मिलके 60% ना हुए तो फिर कौन होंगे? फिर नन ऑफ दीज नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी एक बात तय है कि अगर होना है तो ये डॉक्टर और इंजीनियर का ही होना है, किसी और के होने का सवाल नहीं है। तो डॉक्टर और इंजीनियर, देखिए 150 है ना, इसका 60% कितना हुआ? 90। ये दोनों मिलके 90 से ज्यादा है कि नहीं? यस। ये देखिए 10 में ये 4 और 4 8, 60% से ज्यादा है कि नहीं? 80% है कि नहीं? तो यस, दोनों मिलकर के दो, ये जो टू प्रोफेशंस हैं या दो तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं, ये दोनों मिलके यानी डॉक्टर और इंजीनियर मिलकर के जो पूरे कंबाइंडली पूरे नंबर का, सारे प्रोफेशनल्स के नंबर का 60% से ज्यादा के बराबर होते हैं, वो डिमांड पूरी करते हैं, वो डॉक्टर एंड इंजीनियर है। तो पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर था, डॉक्टर एंड इंजीनियर्स हैं। ठीक है, समझ गए? सबका अलग अलग निकालने और वो सब करने की जरूरत नहीं। आइए सेकंड क्वेश्चन, which professions proportion in the total professionals demand increases from 2014 to 15 and decreases from 2015 to 16 from both the world and India? जगह पर मैं उस कॉन्सेप्ट की चर्चा करूंगा जो कि मुझे करनी है। पहले क्वेश्चन समझिए, which professions proportion, अनुपात, रेशियो। तो अनुपात, रेशियो तो किसी का किसी के रेस्पेक्ट में होता है। रेशियो बड़ा होना चाहिए, क्यों? परसेंटेज भी तो बड़ा हो सकता है। 1 का 2 के साथ रेशियो 1/2 बड़ा है ना, 1 का 3 के साथ रेशियो 1/3 बड़ा है। क्यों? 1/2 का परसेंट वैल्यू 50 होता है और 1/3 का परसेंट वैल्यू 33 एंड 1/3 होता है परसेंट होता है। तो हम परसेंटेज क्यों न देख लें अगर मुझे सुविधा होती है तो। इसलिए हम लोग इसमें फ्री हैं। रेशियो, अनुपात, इसका इसके साथ। which professions proportion in the total professionals demand increases from 14 to 15 and decreases 15 to 16 from both world and India। दोनों में बात हो रही है। सुनिए क्वेश्चन पहले जो कहता है उसका एक में लेकर के मैं एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन का मीनिंग। कि जैसे 2014 है, वो कौन सा प्रोफेशन है? तो हम लोग बोलते हैं क्या डॉक्टर है? तो डॉक्टर का 2014 में जितना परसेंट था, माने पूरी दुनिया में डॉक्टर्स का जो डिमांड था, टोटल जो डिमांड था डॉक्टर का 50 लाख, वो सारे प्रोफेशनल का जो डिमांड है पूरी दुनिया में 150, उसका वो कितना परसेंट है? और फिर 2015 में वो कितना परसेंट है? और वो इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? ये कह रहा है कि इंक्रीज होना चाहिए। दोनों में, इंडिया में भी फिर उसी तरह से निकालिए और इंडिया में भी निकालिए दोनों का परसेंटेज, और ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? हो गया। 14 से 15 इंक्रीज होना चाहिए और 15 से 16 डिक्रीज होना चाहिए। तो 15 में जो परसेंटेज था, डॉक्टर का जो परसेंटेज था 200 का 70 जितना परसेंट है वर्ल्ड में, वो 2016 में जो परसेंटेज निकलेगा वो घटा कि नहीं घटा, डिक्रीज हुआ कि नहीं, और इंडिया का भी डिक्रीज हुआ कि नहीं? अगर ऐसा हुआ तो वो कौन सा प्रोफेशन है बताइए? ये हमारा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में ठहर के भी हम लोग बात करेंगे, तरह तरह से बात करेंगे। पहले आइए इस क्वेश्चन को एक तरीके से पहले सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे मेथड में जाएंगे। फर्स्ट मेथड में
आइए, सबका इंक्रीज होना चाहिए। तो एक जो यूजुअल तरीका है, बोलेंगे 150 में 50 तो 1/3 है, तो 33 एंड 1/3% है। रेशियो नहीं लेते, 1/3 रेशियो होगा ना, रेशियो नहीं लेते, रेशियो में दिक्कत होगी कंपैरिजन करने में, परसेंटेज लेते हैं। 1/3 है मतलब 33 एंड 1/3% है, और 2015 में 200 में 70 तो 100 में 35, तो इंक्रीज हुआ ना, इंक्रीज हुआ ना। डॉक्टर का जो नंबर है, का जो परसेंट है, मतलब अनुपात या प्रतिशत, परसेंटेज, वो 2014 में 33 एंड 1/3% था, जो कि 15 में इंक्रीज हुआ, 35% हुआ, तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होना चाहिए। उसके बाद इंडिया वाला भी देख लेते हैं। तो 10 में 4 क्या हुआ, 40% था। सारे प्रोफेशनल्स इंडिया में सारे प्रोफेशनल का जो डिमांड था 10 लाख, उसमें जो डॉक्टर का डिमांड है वो 10 में 4 है, तो 40% है। 2015 में इंडिया में 20 में 10 हो गया, तो हाफ हो गया, तो 50% हो गया कि नहीं। तो 40% से 50% इंक्रीज हुआ कि नहीं, बोली। क्वेश्चन था कि 14 से 15 वर्ल्ड में भी इंक्रीज होना चाहिए और इंडिया में भी इंक्रीज होना चाहिए। सब में चेक करना बाकी है। सोचिएगा तो लगेगा एग्जाम ओवर, नहीं होगा ओवर, रुकिए तो सही, अभी तो मुझे समझाना है, सुन तो लीजिए। और आगे फिर डिक्रीज होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, यहां तो 35% था, निकाल लिए। और ये 250 में 80 कितना परसेंट है, क्या तो समझ में नहीं आ रहा है। 200 में 70 को तो फट से कर दिया हम लोग, 100 में 35। अब 250 में 80 तो समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें। 10% 25 है, थोड़ा सोचते हैं, तो 30% 75 होगा। हम लोग क्या चाहते हैं, ये वाला 35 है, 35 से सिर्फ कम हो जाए, लेस हो जाए तो काम हो जाएगा। तो 30% 75 है, 75 से 5 ज्यादा है ना 80, और ये 5% तो होता है 12.5, तो 12.5 तो नहीं है, 35 तो नहीं, उससे कम है, खत्म। यस, लेस हो रहा, बोलिए लेस हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे डॉक्टर वाले में तो लेस हो रहा, डॉक्टर वाले में तो लेस हो रहा। और इंडिया में देखिए, इंडिया में ये कितना परसेंट है, 50% है, और ये वाला कितना परसेंट है, ये जा, आप कैसे निकालेंगे। 33.3 का 15 कितना परसेंट है, दिमाग घूम जाए। सीधा सीधा जो आप बनाते हैं उसके मुताबिक दिमाग घूम जाए, ऐसे बनाना नहीं है, सही तरीके पर मैं आता हूं। लेकिन अगर आप ऐसे बनाते हैं तो यहां भी रास्ते हैं। अरे 250 में 80, 250 में 80, तो 25 में 8, 25 का 4 टाइम्स 100, तो 8 का 4 टाइम्स 32, यस 32%। नहीं समझे, मैं सबों को समझाना चाहता हूं, समझ लीजिए, सभी लोग देखिए। 250 में 80, बोले नहीं, 25 में 8, इसको 100 कर दिए 4 टाइम्स, इसको भी 4 टाइम्स कर दिए, तो 100 में 32% हुआ कि नहीं। यानी कि ये वाला 35% था, वो 32% हुआ कि नहीं, ठीक। और 33.3 में, अरे इसका 3 टाइम्स हुआ ना, 99.9 माने 100 लगभग, और इसका 3 टाइम 45, यहां था 50%, यहां हुआ 45% के आसपास, लेस हुआ कि नहीं, यस। जो कहा जा रहा था वो कंडीशन पूरा होता है, और इसलिए ये हमारा डॉक्टर आंसर है, और मैं डॉक्टर में टिक लगाता हूं। अब तुरंत आपके दिमाग में ये बात घूमेगी कि एक तो इतना समय लग रहा है, इतना समय नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा, क्योंकि मुझे समझाना था इसीलिए। लेकिन डॉक्टर था, पहला वाला था, फर्स्ट था, और वो लागू होता था, हमने चेक किया, सही निकला और टिक लगा दिया। डॉक्टर ना होता तो उसका पूरा निकालते, लॉयर ना होता वो भी पूरा निकालते, इंजीनियर ना होता वो भी पूरा निकालते, आर्किटेक्ट ना होता वो भी पूरा निकालते, और टीचर होता
या फिर वो भी ना होता, नन ऑफ दीज होता, तो एग्जाम ना ओवर हो जाता। ये लग रहा है कि नहीं आपको? इसलिए जैसे बनाया गया ठीक है, पहला वाला था, निकाल सकते हैं थोड़ा फास्ट करके, बट दिस इज नॉट द राइट ऑब्जेक्टिव वे। वो सही तरीका नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है? आइए, जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल होना है पहले उसकी चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन को यहां रोकते हैं। जो कहा जाना है, जैसे मैं कहूंगा 150 से 250 बढ़ा 1/3, 50 से 70 हुआ 1/3 से ज्यादा इंक्रीज हुआ, सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज हो गया। निकालना ही नहीं है परसेंटेज ना। 200 से 250, 200 से 2, क्यों देखने जाए, पहले यहां देख लेते हैं ना, देख लेते हैं ना किसमें लागू होता है किसमें नहीं होता, छाट देंगे काट देंगे। 2 इयर्स में देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी जो कहा ना 14 से 15 में इंक्रीज होना चाहिए और 15 से 16 में डिक्रीज होना चाहिए। पहले इंक्रीज वाला देखते हैं ना, अधिकतर छट जाएगा, 2 पे कहीं मामला फंसेगा तो उसमें जाके चेक कर लेंगे। यानी डॉक्टर ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट वाला हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई ना हो, ये जो ऑप्शन दिया ना हो तो भी कोई बात नहीं। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने इस डीआई को मदर ऑफ ऑल डीआईज कहा है। आइए आप जरा देखिए तो, फोर बाय 5 क्वेश्चन है 4/5। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा देखिए तो जरा। 4/5 क्या हम लोग ऊपर और नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? किन्हीं को दिक्कत? मैं वहां से बात कर रहा हूं जहां पर किन्हीं को कुछ समझ में ना आ रहा हो, वहां से बात कर रहा हूं, तुरंत वहां होगा जो हमें जरूरत है। कोई प्रॉब्लम? 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा 2 से कर सकते हैं। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? डबल। अच्छा डबल का मतलब क्या होता है? 200%। अच्छा क्या होता है 200%। पहले लिख देते हैं, कोई हर्ज नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ना 4/5, तो 200% यहाँ लिख देते हैं 200%। कर सकते हैं ना, ऐसे कर सकते हैं ना, बोलिए ऐसे कर सकते हैं ना, 200% लिख सकते हैं ना, 200% ऑफ 4 कर सकते हैं कि नहीं? हाँ 200% का मतलब 100% इंक्रीज कर देना। अच्छा क्या बोले 100% में 100% इंक्रीज कर देना। रुकिए 100% में 100% इंक्रीज कर देना, कर सकते हैं ऐसे। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? अरे क्या मतलब होता है? 4 में 4 इंक्रीज कर देना, 5 में 5 इंक्रीज कर देना, 100% इंक्रीज कर देना। नहीं 50% इंक्रीज करना। रुकिए 50% इंक्रीज करना, 50%। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऊपर नीचे 1.5 से मल्टीप्लाई करना। कर तो सकते हैं ना, ऊपर नीचे दोनों किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसको 150% बनाना, यानी 50% इंक्रीज करना, यानी 4 में 4 का हाफ इंक्रीज करना, 5 में 5 का हाफ इंक्रीज करना। दैट्स द पॉइंट। ऐसा नहीं हो सकता कि 4/5 में आप दोनों ओर 1 इंक्रीज कर दीजिए। नो, दिस इज रॉन्ग। दोनों में 2 इंक्रीज कर देंगे तो इक्वल। नो 4 में 4 का हाफ इंक्रीज कीजिएगा तो 5 में 5 का हाफ इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं जो कहना चाहता हूं सुनिए, 4 में 4 का 10% इंक्रीज कीजिएगा 0.4, तो यहां लिखना होगा 0.5। यस समझ में आ गया? तो इसको मैं करूंगा। किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को जितना परसेंट से इंक्रीज करते हैं, डिनोमिनेटर को भी उतने ही परसेंट से इंक्रीज करना होगा, तो फ्रैक्शन की इक्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही फ्रैक्शन रह जाता है। न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर का जो रेशियो है वो वही रह जाता है,
वो बना रह जाता है, वो चेंज नहीं होता। अगर न्यूमरेटर को 10% इंक्रीज करें तो डिनोमिनेटर को भी 10% इंक्रीज करना पड़ेगा। अब थोड़ा और समझिए मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि मैं मिटा दूंगा ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कहीं लिखा हुआ है 14 और कहीं लिखा हुआ है 60। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम इसका 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 10% 1.4 बढ़ा दें तो इसका 10% 6 बढ़ा दें, यस दोनों सेम है। इक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 15.4, ये हो गया 66, दोनों सेम है। 14/60 वही है जो कि 15.4/66 है। ये बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को डबल करते तो ये भी डबल करते हैं, यानी इसको 10% इंक्रीज करते हैं तो इसको भी 10% इंक्रीज करते हैं। अगर इसको 10% डिक्रीज करना होगा तो ये भी 10% डिक्रीज करना होगा। तो फ्रैक्शन जो है वो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। ये मुझे कहना था। इसका यूज जो रहेगा अभी मैं बात करूंगा। ये समझ गए? इस कॉन्सेप्ट को समझ गए? अब इसके बाद और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और तब दोनों को कंबाइन करके हम लोग तुरंत बता सकेंगे, चाहे कहीं भी हो। दूसरी बात क्या है? जब हम परसेंटेज निकालते हैं किसी वैल्यू का किसी दूसरे वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो आइए, अगर मान लीजिए कि ये 200 है, ये भी 200 है, ये व्यक्ति भी 200 अर्न करता है, ए और बी भी 200 अर्न करता है। अगर पहला वाला एक्सपेंड करता है 50 रुपीज और दूसरा वाला एक्सपेंड करता है 60 रुपीज, तो कौन अपने इनकम के रेस्पेक्ट में ज्यादा एक्सपेंड करता है? खर्चीला है। तो खर्चीला निकालने का एक मतलब है कि जो एक्सपेंडिचर है इसके साथ रेशियो निकाल दीजिए। दूसरा है परसेंटेज निकालिए। तीसरा है हम कुछ ना निकालेंगे, यही कंपेयर कर लेंगे। इसका तो परसेंटेज निकालना आसान है। 200 में 60 है भाई, तो 100 में 30% हुआ ना, और इसका भी 100 में 25% हुआ ना। तो ये खर्चीला है, बोलेंगे ना बी खर्चीला है, वो ज्यादा खर्च करता है। आराम से परसेंटेज निकाल ली, निकल गया, निकाल लिए। थोड़ा अब परसेंटेज निकालिए ना। अब तो परसेंटेज निकालने में सीधा ही हो जाएंगे। निकालिए परसेंटेज। मुश्किल है ना? जरूरत क्या है? यदि बेस सेम है तो जिसका वैल्यू बड़ा, न्यूमरेटर बड़ा, वो फ्रैक्शन बड़ा, उसका परसेंट बड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 199 में कोई 50 एक्सपेंड करता हो और दूसरा भी 199 में 60 एक्सपेंड करता हो, तो जिसका एक्सपेंडिचर बड़ा उसका परसेंटेज भी बड़ा। समझ गए? समझ गए? दूसरी बात उल्टा। अगर मान लीजिए ये भी 50 रुपीज या 60 रुपीज, या टेढ़ा बोलता हूं ना, 49 रुपीज, ये भी खर्च करता है, ये भी खर्च करता है। ये 199 रुपीज में खर्च करता है और ये बोले 299 रुपीज में खर्च करता है। तो जिसका बेस बड़ा उसका परसेंट छोटा। ये खर्चीला नहीं है, ये खर्चीला है, ये खर्चीला है। जिसका परसेंटेज निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रिस्पेक्ट माने बेस। अगर दो व्यक्ति ए और बी का कंपैरिजन होना है, तो ए का एक्सपेंडिचर ए के इनकम के साथ जो रेशियो बनाएगा, बी का एक्सपेंडिचर बी के इनकम के साथ जो रेशियो बनाएगा, उस रेशियो में बड़ा कौन है? यानी किसका परसेंटेज ज्यादा है? तो अगर ये वैल्यू सेम है तो जिसका बेस छोटा उसका परसेंटेज बड़ा, जिसका बेस बड़ा उसका परसेंटेज छोटा। ये समझ में आया? वैल्यू लार्जर है तो परसेंटेज लार्जर है, लेकिन बेस लार्जर है तो परसेंटेज स्मॉलर है। यही बात बोलनी है मुझे। बोलिए, ये बात आपको समझ में आई या नहीं?
ये बात समझ लीजिए। अब आपको बहुत मजा आएगा। मैं इन दोनों को कंबाइंड रूप में यूज करता हूं, ठीक है। ये मैं बहुत दिनों से बताना चाह रहा था, लेकिन उस रूप में वैसा डीआई मुझे मिल नहीं रहा था। आज ये डीआई सेट मुझे मिला है और आइए इसमें देखता हूं। अब आप सोचिए सोचिए सोचिए, अभी जो मैं कह रहा हूं पहले दिखाता हूं करके। ये 50 है ना, 150 में परसेंटेज नहीं निकालना है। कौन निकालने जाए, कौन ये झमेला लेने जाए? नहीं लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे। ये 200 है, थोड़ा यहां लिखता हूं, उसको यूज करके दिखाता हूं कि यहां पर 150 में 50 और यहां पर 200 में 70, किसका परसेंटेज ज्यादा है या कम है, मोर है या लेस है। हालांकि 200 है तो इजी है, 200 ना रहे ना 199.9 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि परसेंटेज निकालने में फर्क पड़ता है। इधर है, इसका 1/3 इंक्रीज कर देंगे, 1/3 50 इंक्रीज कर देंगे। ये 50 है ना, ये 150, तो ये 200 हो जाएगा। और इसका 1/3 16 and 2/3 इंक्रीज कर देंगे, तो ये 66 and 2/3 हो जाएगा। बेस सेम है, जिसका वैल्यू बढ़ा उसका परसेंट बढ़ा। ऐसे नहीं बनाएंगे, रुकिए मैं बताता हूं क्या करेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए। ये समझ में आएगी नहीं बात? बोलिए। इसका 1/3 मतलब 3.5 and 1/3%, दोनों को सेम क्वांटिटी से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो जिसका वैल्यू बढ़ा उसका परसेंट बड़ा, परसेंटेज निकालने से बच जाएंगे। और बच क्या जाएंगे, निकालेंगे ही नहीं। कौन कहता है सब निकालने के लिए? ये तो किसी को याद भी नहीं होगा कि 50 का 1/3 कितना परसेंट होता है। छोड़िए हटाइए, सुनिए 150 से 250 ज्यादा है, इसमें 1/3 ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये कितना ज्यादा है, 20, और 20 इसके 1/3 से ज्यादा है ना भाई, खत्म हो गया। 1/3 क्यों निकालने जाए? 20 इसका 1/3 से ज्यादा है ना, तो ये परसेंटेज ज्यादा है, हो गया। हालांकि ये परसेंटेज निकालना बड़ा आसान था, 9 कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। 10 का डबल 20, 4 का डबल 8, वो तो 10 है, परसेंटेज ज्यादा है कि नहीं? बोलिए, तो क्या जरूरी है निकालने का? हम लोग इसको कैसे बनाते, कैसे सॉल्व करते, देखिए। हम लोग पूरा सॉल्व कर लिए ना, पूरा नहीं करते हैं। आइए देखिए, इसको सीखिए, यहां पर आजमाइए। 150 को 200 बनाना है, 50 इंक्रीज करेंगे 1/3, ये 1/3 से ज्यादा है, इसलिए परसेंटेज बढ़ा, इंक्रीज किया। इधर आइए 1/3, 30 का 1/3, 10 ऐड किया, 40 का इंक्रीज किया, इक्वल है नहीं होगा, जाइए चेक ही नहीं करेंगे ना, अगला कहां इंक्रीज हुआ है, तो इक्वल है। आइए 1/3, ये तो 10 बढ़ा ना जी, 1/3 10 से ज्यादा होगा कि नहीं, तो बढ़ा, इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ। डॉक्टर का इंक्रीज हुआ था, इंजीनियर का इंक्रीज हुआ। थोड़ा इसमें देख लेते हैं, 10 का डबल 20, 4 का डबल 8, ये भी इंक्रीज हुआ, ठीक, ये इंक्रीज हुआ, ये दो में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। डॉक्टर और इंजीनियर, ओके, थोड़ा देख लीजिए। 1/3 कहां 1/3, ये तो डबल हो गया, ये तो डबल नहीं है, कम है, इसका मतलब इसका परसेंटेज ज्यादा है। देखिए 1/3 जब करेंगे तो 1/3 ज्यादा, 1/3 करेंगे तो क्या आएगा, ये 10 ही आएगा, 10 से ज्यादा आएगा, 10 से ज्यादा आएगा तो परसेंटेज घट गया ना। देखिए 150 में 1/3 ऐड करेंगे तो 200, और 50 में 1/3 ऐड करेंगे तो 10 ही होगा, ज्यादा ना होगा, इंक्रीज करेगा, तो ये क्या होगा, लेस हो गया, छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, इंजीनियर का खत्म। आर्किटेक्ट्स में देखिए, यहां हम लोग देखे, लॉयर देखे थे, हाँ, आर्किटेक्ट्स देखिए, 10 से 20 डबल, ये तो डबल नहीं है, कम है तो उसका वैल्यू ज्यादा है, बेस लेस है तो परसेंटेज ज्यादा है। यहां तो परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन ये वाला वैल्यू तो इक्वल है, ये वैल्यू तो इक्वल है। टीचर्स देखिए, ये तो इक्वल है, तो ये बेस बड़ा तो वैल्यू छोटा, लेस हो गया, नहीं हो जाएगी। समझ में आया? तो उसको आप बढ़िया से आजमा लीजिए, तो वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की उठाते हैं। द प्रपोर्शन ऑफ which profession in India decreases continuously from 2014 to 16, 14 से 15 से 16, इंडिया वाला चेक करना है। अभी जो तरीका था वही वाला करते हैं। देखिए इंडिया में आइए,
10 का डबल 20, 4 का डबल 8, नहीं ये तो इंक्रीज हो गया, तो होगा नहीं, डिक्रीज होना चाहिए, कंटिन्यूअसली नहीं होगा। लॉयर, लॉयर देखिए ये डबल हुआ, ये तो 5 टाइम्स हो गया, ये इंक्रीज हुआ, ये भी नहीं होगा, डिक्रीज होना चाहिए ना। 10 में 20, 10 का डबल 20, 4 का डबल 8, यस 8 नहीं है 5 है, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, चेक करते हैं। 20 का जा समझ में नहीं आ रहा, अरे क्या समझ में नहीं आ रहा, 5 का डबल 10 बोलिए ना, तो 20 का डबल 40 होता तब ना बराबर होता, 40 से लेस है तो परसेंटेज ज्यादा है, तो ये नहीं होगा, घटना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, नहीं होगा। आइए आर्किटेक्ट्स, इसका डबल तो देखिए, इसका डबल ये तो इक्वल है, ये तो डिक्रीज नहीं हुआ, इक्वल रहा, ये भी नहीं होगा। टीचर्स, इसका डबल 20, इसका डबल 2 की तुलना में लेस है, तो घटा, परसेंटेज लेस हुआ। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर से क्या करें, जहां से मर्जी आए वहां से कीजिए। जैसे इसका 1/3 0.5 ऐड कर देंगे तो 2, इसका 1/3 ऐड करेंगे तो कम होगा ना, देखिए कम होगा, इससे ज्यादा है तो परसेंटेज घटा। या फिर आप बात कर सकते हैं कि 20 का 5 टाइम्स 100, इसका 5 टाइम्स 7.5, जबकि इसका 3 टाइम्स 100, इसका 3 टाइम्स 6, 7.5 और 6, ये लेस हुआ कि नहीं, टीचर आंसर हुआ कि नहीं, बोलिए टीचर आंसर हुआ कि नहीं, समझ में आया। आइए इसके बाद 4th क्वेश्चन, द प्रपोर्शन ऑफ which profession in comparison to all the professionals in the world remains constant over the period 2014 and 15, but the proportion in India increases in comparison to the total demand for the same period. तो देखिए इसमें 14 से 15 में बात हो रही है, वर्ल्ड का कहा जा रहा है कि रेशियो जो रहेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोफेशनल की तुलना में किसी प्रोफेशनल का रेशियो सेम रहना चाहिए, यानी परसेंटेज सेम रहना चाहिए। पर इंडिया वाले में नंबर ऑफ जो टोटल प्रोफेशनल्स हैं उसकी तुलना में उस प्रोफेशनल का क्या, तो इंक्रीज होना चाहिए। तो पहले वर्ल्ड वाला देख लेते हैं, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप जरा देखिए 150 का 200 हुआ ना, 1/3 इंक्रीज होगा, तो 1/3 इंक्रीज होने से 70 तो आएगा नहीं, इसका 1/3 इंक्रीज करेंगे तो 70 तो आएगा नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें 1/3 इंक्रीज करेंगे, 30 में 1/3 इंक्रीज करेंगे तो 40, यस सेम है, ये सेम है ना, तो चेक कर लेते हैं ना कि इंडिया वाले मामले में क्या है, इंडिया में डबल हुआ, ये तो 5 टाइम्स हुआ, इंक्रीज हुआ, यस यही तो था। पूछा गया था कि ये कांस्टेंट होना चाहिए और ये इंक्रीज होना चाहिए, आंसर इज लॉयर। हालांकि आप आगे ऐसे चेक कर लीजिए थोड़ा समझने के ख्याल से, क्वेश्चन हो गया समझने के ख्याल से कि देखिए जैसे इसमें 1/3 ऐड करेंगे तो 200 के बराबर होगा, 1/3 ऐड करेंगे तो 60 तो नहीं होगा ना, 1/3 जो है 10 तो नहीं होगा, 10 से ज्यादा होगा, तो ये भाई 1/3 ऐड करने से तो हो नहीं रहा, यानी कि रेशियो सेम है नहीं, यानी कि परसेंटेज सेम है नहीं। 1/3 ऐड करेंगे, ये तो डबल हो रहा है जी, 10 का 20 हो रहा, इसका डबल करेंगे तो 300 हो जाएगा, नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, तो जिसका बेस बड़ा उसका परसेंटेज छोटा नहीं है। समझ में आया? मेरे ख्याल से इस DI सेट को बार बार देखिए, जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ है वो एक क्वेश्चन के रूप में किसी DI में आता रहता है, जहां पर कंपेयर करना होता है, इतने सारे कंपैरिजंस एक DI में ये नहीं आता। यहां आपको सीखने का मौका मिलेगा और इससे कोई भी DI बनाना आसान हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।